अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं सित्रा इकबाल, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। और यकीनन जब हम आज पर फोकस करते हैं तो हमारा ख्याल होता है कि ये इस वक्त का लम्हा जो हमारे लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ये लम्हात हमारे हाथ से निकलते चले जाते हैं और यकीनन अगर आपने अपनी मंजिल, अपने ख्वाबों के करीब पहुंचना है तो कोशिश कीजिए इस आज को आप ना गंवाएं और इसका भरपूर इस्तेमाल करें। अच्छा जी, हम सभी नई चीज़ों की तलाश में रहते हैं, न्यू एंड इम्प्रूव्ड। नया मॉडल आता है, अगर गाड़ी का कुछ लोगों का दिल चाहता है उसको फ़ौरन ख़रीदें, या फिर अगर नए घर में मूव होते हैं तो उसकी बड़ी एक्साइटमेंट होती है, या अगर बहुत ही छोटे लेवल पे भी अगर बात की जाए तो कभी कभार कोई नया शैम्पू, कोई नया वॉशिंग पाउडर भी हमें बड़ी खुशी देता है। किसी ब्रांड के साथ हमारी एसोसिएशन काफ़ी लंबी पुरानी होती है, लेकिन फिर भी अगर वो अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग चेंज करते हैं और उसको न्यू एंड इम्प्रूव्ड कहते हैं तो हम उनके वादे पे यकीन करने से चूकते नहीं हैं। हमें लगता है कि वाकई ये जो कह रहे हैं वो सच है और इस न्यू एंड इम्प्रूव की चमक हमें अपनी तरफ राग़िब कर लेती है। अब अगर इसी चीज़ को सियासी मंजरनामे पे अप्लाई किया जाए तो वाकई लगता है कि कुछ दावे और कुछ वादे यही न्यू एंड इम्प्रूव्ड पैकेजिंग है हमारे लिए। जिस तरह के बार बार कहा जाता था कि एहतसाब होगा, मुल्क की लूटी हुई दौलत को वापस लाया जाएगा, एक ऐसी रियासत की तश्कील दी जाएगी जहाँ पे अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म कर देंगे, हर एक के पास आगे बढ़ने के मौके होंगे, तालीम होगी, सेहत होगी। अब यकीनन यही वो एम है जिसकी वजह से हर दफ़ा हम जमहूरियत को आगे बढ़ाते हैं और अपने पसंदीदा कायदीन को वोट डालते हैं। हमें भी पता है कि पाकिस्तान के देरीना मसाइल का हल ओवरनाइट नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी हमारी उम्मीद ये होती है कि इस वक्त जो ऐवान में बैठे हुए लोग हैं वो मसले को असल तरीके से समझें, इसकी तैयारी पहले से ही करके आए हों ताकि अपने वादों और अपने दावों को वो पूरी तरह फुलफिल कर सकें और आवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरें। इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें हम रह नहीं सकते सिवाय इसके कि कुछ सवालात उठाएं, और ये हम यकीनन नहीं चाहते कि जी ये काम होने से पहले ही या ये प्रोजेक्ट्स पूरे होने से पहले ही, ये मरहला या ये प्रोसेस आगे बढ़ने से पहले ही फेल हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि जो हमें सोल्यूशन के तौर पे पेश किया जा रहा है क्या वो वाकई इन मसाइल का हल है। यहाँ पे सबसे पहले बात करना चाहेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के अनाउंस किए हुए हाई पावर्ड इंक्वायरी कमीशन की। इसका जो नज़्मुल ऐन है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो यकीनन हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज़ है कि एहतसाब हो, ये पता लगाया जाए कि मुल्क में इतना बड़ा गबन कैसे हुआ, या एहतसाब के इस अमल में पता लगाया जाए कि करप्शन कैसे होती है, क्या वजह है कि पिछले 10 सालों में या 70 सालों में पाकिस्तान इतना मकरूज़ हो गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो या नैब, जो कि हम समझते हैं काफ़ी हद तक अपोजिशन का ये ख्याल है कि ये मुतनाज़ा हो गई है, क्या उसको रिवैम्प करने की ये ख्वाहिश है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसकी सरबराही बेशक वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे हैं, लेकिन चेयरमैन नैब को भी इसमें एक बहुत ही अहम हैसियत हासिल है। तो सबसे पहले आज हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत अच्छे दोस्त एंड सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट जनाब हसन खावर साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद। आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि ज़रा इस बात पर रोशनी डालिएगा कि ये हाई पावर्ड इंक्वायरी कमीशन जो बनाया गया है इसकी क्या कानूनी हैसियत है? शुक्रिया सिद्रा। पाकिस्तान में एक लॉ मौजूद है जिसके अंडर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो ऐसे कमीशन तश्कील दे सकती है और उसके पास वाइड पावर्स होती हैं, सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं। अगर हुकूमत चाहे तो उनको क्रिमिनल कोर्ट की पावर्स भी दे सकता है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगा सकते हैं। सो बिल्कुल ये हुकूमत के दायरा इख्तियार में है ऐसे कमीशन को तश्कील देना इंपॉर्टेंट अमूर के ऊपर। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई हसन? जिस तरह के हम कह रहे हैं कि नैब और नैब की कार्रवाइयाँ आगे बढ़ी हैं, गिरफ्तारियाँ अमल में आ रही हैं, वो अपने स्टांस को बड़ा स्ट्रांगली लिए हुए, वज़ीर आज़म ने क्यों ये महसूस किया? और ख़ुसूसन जब वो बजट पे रिएक्शनरी अपनी रिपोर्ट दे रहे थे, ऐसा लगता है कि एक तरह से हुकूमत बैकफुट पे चली गई थी, क्योंकि बजट जिस रोज़ पेश किया गया उससे एक रोज़ कबल साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की गिरफ्तारी अमल में आई। क्या आप इसमें कोई लिंकेज देख रहे हैं? देखिए, मुझे इस पॉलिटिकल टाइमिंग का तो अंदाज़ा नहीं है कि इसमें कोई मतलब ये कोई थॉट थ्रू आइडिया था जी, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा सिद्रा, जो आपका सवाल है कि जो हमारे इदारे हैं नैब के और एंटी करप्शन के जो डायरेक्टरेट्स हैं सूबों में, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, और जो भी जहाँ पे करप्शन का हुकूमत को अंदाज़ा होता है वो इंक्वायरी का उनको वो इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद अगर कुछ में जान होती है तो रेफरेंस बनाते हैं। ये एक बात है जी। ये जो कमीशन है ये बनाया गया है इस बात को इंक्वायर करने के लिए कि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो इस कदर ख़तरनाक सूरत हाल तक कैसे पहुँच गया है।
और इसमें भी कोई शक नहीं कि देखिए आज तक पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, और इसमें मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेता, हर हुकूमत ने धड़ाधड़ इस मुल्क में कर्जे लिए हैं। सही। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि कर्जा होता क्या है। तो ये देखिए, जो हमारा सारा जो लोकल कर्जा है बेसिकली, जो हमारा हम कर्जा लेते हैं जी, ये हर साल जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है इसको पूरा करने के लिए लिया जाता है। इसको जरा सा, आई एम सॉरी टू कट यू ओवर देयर, लेकिन जरा सा और गहराई में अगर हम चले जाएं, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि मुझे जो हाइपोथेसिस समझ आ रही है इस कमीशन को फाइंड आउट करने या तश्कील देने की, वो ये ऐसा लगता है कि हुकूमत इस बात पे बजिद है, जो उनका बयानिया रहा है कि ये 10 सालों में जो पाकिस्तान पे इतना ज़्यादा कर्जा बढ़ा है, ये कर्जा गलत तरीकों में इस्तेमाल किया गया, इसमें गबन हुआ, इसमें करप्शन हुई और शायद इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये 2 पार्ट का हाइपोथेसिस है। नंबर 1 कि पाकिस्तान को इन गैर ज़रूरी कर्जों की ज़रूरत नहीं थी, दूसरा इनका इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ और इसमें गबन हुआ। क्या आप भी इस कमीशन की यही अहदाफ मानते हैं? जी बिल्कुल, जो अभी तक बात सामने आई है यही 2 बातें हैं। और मैं इसमें आपको बताऊं कि देखें, जो पहली बात है ना सिद्रा, ये बहुत एक बड़ा ये एक डिबेट है जी, कि ये गैर ज़रूरी कर्जे थे या नहीं थे। और इसका मतलब ये है कि आप ये देख रहे हैं कि जो हुकूमत का एक्सपेंडिचर है आप उसको देखने जा रहे हैं, और मेरा ख्याल में उस बात की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल में देखें तो हमारी हुकूमत का फैलाव बहुत ज़्यादा बड़ा, नए डिपार्टमेंट तश्कील किए गए, भर्तियाँ हुई, और उससे हमारा खर्चा अब ख़तरनाक हद तक पहुंच चुका है। हमारी पेंशन बिल बहुत ऊपर है और हमारी इस्तात नहीं है उनको देने की। सही। लेकिन इसके ऊपर जो कमीशन बैठेगा उसको एक बड़ा न्यूट्रल और मल्टी पार्टिजन व्यू लेना पड़ेगा, सबको बुला के एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ होना चाहिए कि देखिए हमारी जो रविश है वो सही नहीं है और हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। इसमें एक जो पॉजिटिव चीज निकल के आ सकती है हसन, वो ये कि वाकई सब में ये कॉग्निजेंस आए और सब इस बात पे, इस नतीजे पे पहुंचे कि वाकई खर्चे बहुत ज्यादा थे। एक तरह से इकोनॉमिक एजेंडा जो है उस पे सबको एक पेज लाने की बात की जा रही है। लेकिन अब मेरा फिर दूसरा सवाल आपसे आता है। नंबर 1, इससे अवाम क्या तवक्कुआत अपनी सेट करे? नंबर 1, अगर ये प्रूव भी हो जाता है कि जी गैर जरूरी कर्जे थे, तो क्या इसका सिर्फ पॉलिटिकल एडवांटेज पीटीआई का होगा और बाकी जो अपोजिशन की जमातें हैं उनकी क्रेडिबिलिटी कम होती हुई हमें सिर्फ नजर आ रही है, या फिर इसका कहने का मकसद है कि जी ये कर्जे माफ करा लिए जाएंगे, जो कि मुझे मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा? इससे अवाम क्या तवक्कुआत सेट करे? देखिए, ये जो कर्जे सिदरा लिए गए, अब जब इनका जो नैरेटिव है या इनका बयानिया है वो जो करप्शन और गबन का है, मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल होगा कि आप कर्ज़ों को डायरेक्टली उससे लिंक करें, क्योंकि करप्शन और गबन की बात आप एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन या प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हैं। सही। ये तो बजटरी सपोर्ट के इसमें बहुत सारे लोन हैं, तो ये एक बड़ा लूज कनेक्शन है। और मुझे नहीं लगता कि आप इसके अंदर से कुछ कम्युनिकेशन एडवांटेज तो ले सकते हैं कि आप कहें कि हुकूमत ने इतना कर्जा लिया और इतना हुकूमत पे कर्जे का बोझ डाला, लेकिन उसको लिंक करना किसी स्पेसिफिक करप्शन के रेफरेंस से बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो एक अलग काम है जिस पे नैब अपना काम कर रहा है। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल हसन, मुझे ये बताइएगा कि अगर बयानिए की बात की जाए, अगर एक तरह से लगता है कि ये टकराव की सूरत हाल है, तनाव की सूरत हाल है बिटवीन द अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट, अपोजिशन इस बात पे बजिद है, हमारी हेडलाइंस में भी है, कल भी हमने शहबाज शरीफ साहब की स्पीच देखी कि ये बजट पास नहीं होने देंगे, हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसी से वो अग्री नहीं करते। क्या आप समझते हैं कि ये हाई पावर्ड ये जो इंक्वायरी कमीशन है ये अपोजिशन पे मजीद दबाव डालने के लिए है, ये एक और कार्ड है उनको अपने साथ एक पेज पे अग्रीमेंट पे बजट के लिए लाने के लिए? मेरा ख्याल में कि ये ऐसा कार्ड नहीं है जिसकी वजह से अपोजिशन बजट पास करने पे एग्री कर जाएगी। मेरे ख्याल में कि हुकूमत बजट पास कराने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना इफेक्टिव लेवर है जिसकी वजह से अपोजिशन कोई घुटनों के बल आ जाएगी कि जी हम इस बजट को साइन कर देते हैं। मुझे नहीं लगता जी। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल मेरा ये कि इस हाई पावर्ड इंक्वायरी कमीशन पे अपोजिशन का कितना एतमाद होगा? ऑलरेडी हम देख रहे हैं बजट पे उनका एतमाद नहीं है, नैब पे उनका एतमाद नहीं है, और सबसे बढ़कर ये कि कई ऐसी कार्रवाइयों को, आपने खुद कहा कि ये अपने दायरे कार में रह के तो ये कमीशन कायम किया गया है, लेकिन बार बार जो सूबाई हुकूमतें होती हैं, खुसूसन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की बात की जाए, वो इसको समझती हैं कि दिस इज़ लाइक क्रॉसिंग ओवर इनटू देयर टेरिटरी, वो इसको एक इंटरवेंशन समझती हैं अपने सूबाई मामलात में। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस तरह के कमीशन पे अपोजिशन का एतमाद सिर्फ तभी हो सकता है
अगर ये फॉरवर्ड लुकिंग कमीशन हो और इसके अंदर आप बाकी पार्टीज के जो क्रेडिबल लोग हैं और इकोनॉमिस्ट हैं उनको आप लाते हैं, लेकिन अभी आप इसका जो मेकअप और स्ट्रक्चर लग रहा है वो लॉ एनफोर्समेंट वाला लग रहा है, क्योंकि हुसैन असगर साहब को कहा गया है इसको हेड करने के लिए। वो एक बड़े क्रेडिबल ऑफिसर हैं, लेकिन वो एक पुलिस के अफसर हैं और नैब के डिप्टी चेयरमैन है, तो उससे लगता है जैसे ये है कि हुकूमत शायद विच हंट करना चाहती है। तो मुझे लगता है ये है कि अपोजिशन का इस पर कोई ख़ास एतमाद नहीं होगा और वो बहुत स्केप्टिकल होंगे इसके बारे में। थैंक यू सो मच हसन। और मेरे ख्याल में ये बड़ा अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट के दायरे कार में रहकर इस इंक्वायरी कमीशन को एक तरह से यू आर सेटिंग इट अप फॉर फेलियर, या फिर नज़र आ रहा है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स कुछ अलग हैं। जिस तरह के हमने पहले इस बात को इस्टेब्लिश किया कि अगर हाइपोथेसिस ये है कि पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक स्नैपशॉट लिया जाए और ये देखा जाए कि जी 50 की दिहाई में, 60 की दिहाई में, 80 की दिहाई में कर्जों की ज़रूरत थी भी या नहीं, या पिछले 10 सालों में जो कर्जे लिए गए उसका इकोनॉमिक एडवांटेज क्या था, तो ये कमीशन उस वक्त तक इनकम्प्लीट है जब तक आप मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट के इकोनॉमिस्ट को इसमें इंक्लूड नहीं करते। आई होप कि ये तजवीज़, ये बात जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक ज़रूर पहुँचे, बिकॉज द हाइस्ट ऑफिस नीड्स दैट। थैंक यू सो मच हसन फॉर बीइंग विद अस। अब बढ़ते हैं जी एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और बड़े मामले का जिक्र करेंगे। पाकिस्तानी इस बात पे बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे और ये हमारी सक्सेस स्टोरी थी कि जिस तरह पाकिस्तान के नेशनल आईडी कार्ड्स और हमारा पासपोर्ट डिजिटल है, लेकिन अब एक बहुत बड़े डेटा ब्रीच का हवाला दिया जा रहा है जहां पाकिस्तानियों का कीमती डेटा ना सिर्फ लीक हुआ है बल्कि उसको मिसयूज भी किया जा रहा है। इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। धुआंधार बिगनिंग के बाद जिसमें हमने सवाल किया कि एग्जैक्टली हाई पावर्ड इंक्वायरी कमीशन क्या करेगी, उसके क्या अहदाफ होंगे। अब बढ़ते हैं ज़रा टॉप स्टोरीज़ की तरफ। ये जानते हैं कि सियासी और दूसरे हेडलाइंस में व्हाट आर द टॉप स्टोरीज़, व्हाट इज़ आज इन फोकस। इस हाउस का 4 नुमाइंदे के प्रोडक्शन ऑर्डर्स आपने नहीं निकाले हैं अभी तक, और ये बहुत अफसोस की बात है कि मुझे और मेरे पार्टी को हर दिन आपको अप्रोच करना पड़ रहा है। अपोजिशन का एहतजाज रंग ले आया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने साबिक सदर आसिफ जरदारी और लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। दोनों रहनुमाओं का आज असम्बली इजलास में शिरकत का इम्कान। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से नैब ऑफिस रावलपिंडी में बिलावल, आसिफा और बख्तावर की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, बजट पर पार्टी की हिकमत अमली समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने आसिफ जरदारी को मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ से होने वाली मुलाकातों से भी आगाह किया। अवाम दुश्मन पाकिस्तान दुश्मन बजट को फिलफौर और मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। रेवेन्यू का टारगेट बनाया है 5,500 अरब का, 70% इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इनके। IMF से मुशावरत में नहीं बना बल्कि IMF ने बनाया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बजट पर तवील बहस। वफाकी बजट की भरपूर मुखालफत जारी रखने का ऐलान। कहा IMF का बजट अवाम और मुल्क दुश्मन है। टैक्स अहदाफ के हुसूल पर भी सवाल उठा दिया। अभी तो ये गीदड़ बग्गियां साफ चुकते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। हमने ये बजट इंशाल्लाह अपने इत्तेहादियों की ताकत से और अपने पार्लियामेंटेरियन की मदद से इस बजट को पास करेंगे। अपोजिशन जो करना है करे। बजट तो मंजूर होकर रहेगा। मुआवन खुसूसी इत्तलाआत फिरदौस आशिक ऐवान ने अपोजिशन को चैलेंज कर दिया। कहा शहबाज शरीफ ने 2.5 घंटे तकरीर की, कौम को मुबारक हो कि उनकी कमर दर्द खत्म हो गया। ये भी कहा कि मरियम नवाज कभी ऐवान में नहीं आ सकती। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज महाजरीन का दिन मनाया जाएगा। मुल्क भर में सेमिनार्स, वॉक और मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जाएगा।
जी हाँ, और आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया में जहाँ रेफ्यूजीज़ का जिक्र किया जाता है, पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि जहाँ दूसरे ममालिक अपनी बाउंड्रीज़ बंद कर रहे, बॉर्डर्स को बंद कर रहे ताकि मज़ीद महाजरीन वहाँ ना आ सकें। पाकिस्तान हैज़ प्लेड होस्ट फॉर मैनी डेकेड्स टू दीज़ रेफ्यूजीज़। तो अब जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे पास एक बहुत ही अहम इशू है फॉर एक्शन का रिएक्शन। जिस तरह के हम जानते हैं कि वी सी टेक्नोलॉजी नाउ एज द 5th पिलर ऑफ द इकोनॉमी, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी के साथ आता है बहुत ही कीमती डाटा, क्योंकि अब लम्हा ब लम्हा की जो आपकी सूरत हाल है, आपकी आइडेंटिटी है, आपका कंज्यूमर बिहेवियर है, वो आपकी आईडी यानी आपके CNIC के ज़रिए, आपके पासपोर्ट के ज़रिए, आपके क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ये डेटा एक जगह स्टोर हो रहा है और ये डेटा बहुत कीमती है। इससे आपकी पूरी की पूरी शनाख्त भी चोरी की जा सकती है। हमारे सामने ऐसा ही एक वाक़या आया जिस तरह के एक इकोनॉमिक डिसीजन लिया गया कि पाकिस्तान में जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं उनका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। ये एक इक़्तिसादी कदम भी था और साथ साथ इसमें जो तखरीबकारी की या दहशतगर्दी की जो मवासलाती निज़ाम होता है उसको कर्ब करने का भी एक इंटेंशन मौजूद थी। लेकिन हाल ही में एक स्कैंडल सामने आया है जिसमें हमने ये देखा है कि पाकिस्तान पासपोर्ट होल्डर्स का डेटा ब्रीच किया गया है। इस डेटा को उनकी नॉलेज और उनकी इंफॉर्मेशन के खिलाफ और बिल्कुल उससे छुपा कर मोबाइल फ़ोन्स को रजिस्टर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस पर बहुत सारे पाकिस्तानी परेशान हैं। हमारी टीम ने राब्ता किया है जी फ़ाइका ज़मान को, जो कि इसकी विक्टिम रही हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइका, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपकी मालूमात में कब आया, आपको कब और कैसे पता चला कि आपका पासपोर्ट, जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं आप, उसको मिसयूज़ किया गया है? अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, थैंक यू सो मच कि आपने ये इशू रेज किया। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूंगी कि मेरे साथ क्या हुआ। जी, मैं मई के एंड में US से वापस आ रही थी और मैंने एक मोबाइल फ़ोन US में परचेज किया और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप जब वापस आएंगी तो आपको ये एयरपोर्ट पे रजिस्टर करवाना होगा अपना फ़ोन, क्योंकि साल में आप एक दफ़ा फ़ोन ला सकते हैं पाकिस्तान में, अलबत्ता उसे रजिस्टर करवाना होता है। बिल्कुल। तो जब मैं एयरपोर्ट पहुंची तो मैंने ढूंढने की कोशिश की किसी PTA के रिप्रेजेंटेटिव को, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। सही। अलबत्ता वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने मुझे कहा कि आप ये ऑनलाइन भी कर सकती हैं रजिस्टर। ओके। तो एक आध दिन बाद मैंने ऑनलाइन रजिस्टर करने की कोशिश की, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हमने बहुत अटेम्प्ट किए, लेकिन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाई। सही। तो उसके बाद हमने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कुछ दोस्तों से राब्ता किया जिन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है जी, कि आपका पासपोर्ट इंफॉर्मेशन जो आप देते हैं इमिग्रेशन अथॉरिटीज को वो चोरी कर लिया जाता है और जो इलीगल फोन स्मगलर्स हैं उनको दे दिया जाता है। क्योंकि आप सोचिए कि हर पैसेंजर जो है वो फोन नहीं लाता मुल्क में, सही, लेकिन ऑब्वियसली उनकी पासपोर्ट डिटेल्स तो इमिग्रेशन के पास होती हैं। सही। तो ये कोई इस किस्म का स्कैम है जहां इमिग्रेशन अथॉरिटीज, मैं ये नहीं कह सकती कि सब लोग। मुझे बताइएगा फ़ाइका, इफ आई कैन इंटरप्ट यू ओवर देयर, ये आपका खदशा है या आपके पास ये मालूमात मौजूद है कि आपका पासपोर्ट किसी और फ़ोन को इलीगली रजिस्टर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है? इंफॉर्मेशन किसी भी क्रिमिनल के पास हो सकता है, जो कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी कर सकता है। सही। नहीं, आपकी मालूमात में ये आया है कि आपके पासपोर्ट पे कोई और फ़ोन या कोई और चीज़ रजिस्टर्ड है, उसका इस्तेमाल इस तरह हो चुका है, या ये आपका खदशा है? मुझे ये नहीं पता कि इस्तेमाल हो चुका है, मगर मुझे ये जरूर पता चला कि मेरा पासपोर्ट नंबर जो है वो ऑलरेडी किसी के यूज में है। अच्छा। क्योंकि मैं वैसे भी फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करती रहती हूँ और हर दफा मैं फोन भी नहीं लाती। सही। पहली दफा है कि मैंने ट्रैवल किया है और मैं फोन लेकर आई। अच्छा, यानी ये अब आपके जहन में देयर इज अ डाउट ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स ये सवाल लोगों के जहन में भी होगा। हमारे साथ मौजूद है नुमान खालिद, जो कि डायरेक्टर हैं विद PTA, ही इज अ डायरेक्टर टेक्निकल। सबसे पहले नुमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। मुझे ये बताइए कि सवाल यहाँ पे ये है कि जो चेन होती है, जो आप हॉटलाइंस या मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, जिससे वो अपने पासपोर्ट के ऊपर फ़ोन्स को रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर जनरली भी आप देखें चाहे बैंक अकाउंट खुलवाना हो, कोई भी काम हो, उसमें यही हमारी डिजिटल ID, हमारा पासपोर्ट, हमारे CNICs इस्तेमाल होते हैं। तो किस तरह हम अपनी ID को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? और ये सवाल जो फ़ाइका ने उठाया है कि शायद उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिसयूज़ हो सकती है, उसके लिए क्या किया जा सकता है?
सिद्रा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बुलाया। जैसे कि फाइका ने भी हाईलाइट किया, पीटीए इस चीज़ पे अवेयर है, ये एक प्रॉब्लम है जो एग्जिस्ट कर रही है। सही। और ये प्रॉब्लम जैसे ही पीटीए में आइडेंटिफाई हुई है, पीटीए ने ऑलरेडी इस पे स्टेप्स लेके अपने सॉफ्टवेयर में जो है मॉडिफिकेशंस कर दी है, जिसके बाद पहले जहाँ पर यूज़र डायरेक्टली ऑल द वे पीटीए के सिस्टम पे, जो पीटीए का मैंडेट है, हमने IMEI चेक करना है। सही। जो कस्टम ड्यूटी, जिसमें कस्टम का कानून कहता है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल पैसेंजर पाकिस्तान में आता है तो अगर 60 दिन के अंदर वो अराइवल के रजिस्ट्रेशन कराए तो उसको साल में एक फ़ोन पे टैक्स की छूट है। सही। उसकी वेरिफिकेशन के लिए जो आपका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड है वो कस्टम की डेटाबेस जो कराची में एग्जिस्ट करती है वहाँ पे ट्रांसमिट किया जाता है। सही। जब अगर पीटीए के सिस्टम में IMEI आपका वैलिडेट कर लिया, जो हमारा काम है कि हमने मेक श्योर करना है कि कोई भी जाली IMEI, कोई भी फेक IMEI या कोई भी चोरी शुदा IMEI नेटवर्क पे कनेक्ट ना किया जाए। सही। अच्छा, एक जैसे पीटीए को मिसयूज का, जी बिल्कुल फरमाइए। जी, जैसे पीटीए को मिसयूज का हमें पता चला है, क्योंकि हमारे पास जितने भी टच पॉइंट्स हैं जिसमें हमारा ईमेल पे भी आ रहे हैं, हमारे पास लोग वॉक इन करके आ रहे हैं। लेट मी अश्योर यू वन थिंग, पीटीए इज फुली कमिटेड टू रिजॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। हमारे चेयरमैन साहब जो हैं इस पे फुली डेडिकेटेड हैं, और हमें भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी इस तरह के केसेस हैं उस पे हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर स्ट्रिक्ट एक्शन लें। अच्छा नुमान, यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये बात भी हाईलाइट करना चाहूँगी कि सबसे पहले अनफॉर्चुनेटली बिकॉज रिसीविंग एंड पे पीटीए होती है और उन्होंने इस मामले को रिजॉल्व करना है, तो हम उनको हदफ बना लेते हैं, हम समझते हैं कि दे आर एट फॉल्ट। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त हाल ही में खबरों में ये बात गर्दिश कर रही है कि मैरियट होटल चेन्स ने इस बात को एडमिट किया है, रिपोर्ट किया है कि उनका जो डेटा है जिसके अंदर ऑब्वियसली होटल गेस्ट का पासपोर्ट इस्तेमाल किया जाता है, उनको चेक इन करने के लिए इसको हैकर्स ने इंटरसेप्ट किया है, उसको वहां पे ब्रीच हुई है। तो हम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह सकते, क्योंकि फाइका ने जिस तरह कहा, फाइका दिस इज ऑल्सो फॉर योर कंजम्पशन, कि हम समझते हैं कि जब हम इमिग्रेशन से आ रहे हैं या पीटीए की तरफ से, हम अपने लोगों को समझते हैं कि वहां पे प्रॉब्लम हो, लेकिन जो तखरीबकार जहन है उसको पता है कि कहाँ कहाँ लोगों की इंफॉर्मेशन हो सकती है और वो वहां से उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। फाइका, हैव यू रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट, यानी जो आपका खदशा है उसके लिए आपने पीटीए को कंप्लेन किया है? वेरी गुड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम नौमान, लेकिन नौमान मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि मैंने फोन कई दफा रजिस्टर करने के बाद एक रजिस्टर्ड लेटर भेजा पीटीए को ताकि मुझे क्लैरिटी मिल सके। उसके बाद मैंने एक फॉलो अप ईमेल भेजा, मुझे दोनों का रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैं ये नहीं कह रही कि इसमें पीटीए की गलती है या पीटीए इन्वॉल्व है, मगर एज द अथॉरिटी फॉर द टेलीकॉम सेक्टर रिस्पॉन्डिंग टू सच सीरियस कंप्लेंट, पॉइंट वेल टेकन फाइका। नुमान, आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने जिस तरह खुद कहा कि यू आर डेडिकेटेड एंड द डिपार्टमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज डेडिकेटेड कि इसका हल निकाला जाए, मुझे ये बताइए कि अगर किसी की नॉलेज में आता है या किसी को खदशा है कि उसकी आईडी मिसयूज हो रही है, तो आपने क्या कंप्लेंट सिस्टम या प्रोसीजर्स बनाए हैं? हाउ शुड दे गेट इन टच विद यू, और आप उसके बाद क्या उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? सिद्रा, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ दोबारा से रीइटरेट करना चाहूँगा कि हमने ऑलरेडी अपने सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन कर ली है, जो 13 जून से हमने इम्प्लीमेंट कर दी है, जिसके बाद अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। उसमें ऑलरेडी हमने ऐसे मिसयूजेस के केसेस जितने भी आए हैं, हमने उसको एट सोर्स पकड़ लिया और उसको हमने वहीं पे स्टॉप कर दिया। इससे पास में जितने भी केसेस हमें रिपोर्ट हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पीटीए इज फुली कमिटेड। ये मैं सबके लिए इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जहाँ पर ये मिसयूज़ का केस आता है, क्योंकि ये चीज़ अंडरस्टैंड सबको करनी चाहिए कि जब आप रजिस्टर कराते हैं तो आपके IMEI उस पे आते हैं, और IMEI के साथ आपकी पूरी लॉग डेटा भी आता है, जिसका पूरा ट्रेस पीटीए के पास अवेलेबल है। जितने भी ऐसे केसेस हैं वो उनका तमाम लॉग निकाला जाता है, वो हम FIA को ट्रांसमिट करते हैं ताकि वो उस पर लीगल एक्शन लें। साथ में जो मिसयूज के अंडर फोन रजिस्टर हुआ है उसको इमीडिएटली ब्लॉक किया जाता है। इंटरप्ट के तमाम लोग जो अपने व्यूअर्स के लिए आसान करने के लिए कि अगर आपका पासपोर्ट खुदा ना खासा अगर उसकी इंफॉर्मेशन मिसयूज की जा रही है जाली तरीके से किसी फोन को रजिस्टर करने के लिए, तो जो उसको इस्तेमाल करने के लिए टेक्नोलॉजी है, जो उसका पूरा पीछे बैकलॉग है कि वो कहाँ बैठा हुआ है सिस्टम, कौन ये कर रहा है, ये तमाम ट्रैक रिकॉर्ड पीटीए के पास आता है। अगर वो आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन से मैच नहीं करता तो ऑलरेडी उसके ऊपर इंक्वायरी शुरू हो जाती है। नुमान, डिड आई अंडरस्टैंड दैट करेक्टली? जी बिल्कुल आपने किया, और साथ में ये भी बता दूं, ऐसे लोग जो इस मिसयूज के जरिए वो अपना फोन अगर रजिस्टर करा रहे हैं, वो फोन उनका ब्लॉक कर दिया जाएगा। और वो ना सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने के लिए एक मिसयूज और इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए, और जिस फोन को उन्होंने रजिस्टर कराने की कोशिश की उससे भी वो हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि वो फोन
तमाम नेटवर्क से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और मैं फाइका की कंप्लेंट पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, फाइका हमारे पास जी नुमान साहब जी, फाइका जितनी भी हमारे पास कंप्लेंट आ रही है, हमारी पूरी एफर्ट है, वी हैव अ होल टीम जो हम दिन रात करके इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं। और जब हमने इन चीज़ों को, हमें रिपोर्ट होती है, बेशक अगर आपका फ़ोन आज मिसयूज़ हुआ है और आपको हाईलाइट होता है लेट्स से 60 डेज बाद, 90 डेज बाद, even at that time PTA will fully entertain your request. No, but Numan, what is the procedure for that? इन्होंने तो आपको रजिस्टर्ड लेटर भेजा है जिसका जवाब नहीं आया है। क्या आपने कोई ऑनलाइन कंप्लेंट सर्विस है, कोई हॉटलाइन है, कोई ईमेल एड्रेस है जिस पे लोग कंप्लेन कर सकें? जी, मैं आपको सारे अपने टच पॉइंट्स का आइडेंटिफाई कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ईमेल अवेलेबल है, हमारा ईमेल एड्रेस है typeapproval@pta.gov.pk। थैंक यू। उस पे हमारे पास जितनी ईमेल्स आ रही है हम उन पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ये मैं एक चीज़ ज़रूर हाईलाइट करूँगा क्योंकि इन्फ्लक्स ऑफ ईमेल इतना ज़्यादा होता है, हमारा टर्न अराउंड टाइम एक ईमेल को आमतौर पर हमारी कोशिश होती है कि इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करें, जिसमें आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे साथ जो मेरी टीम है, बड़ी यंग टीम है, दे आर सो कमिटेड कि वो रात के 12-12 बजे तक बैठ के जो है ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करें ताकि लोगों को जितना हम फैसिलिटेट। व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम? 3 डेज, 2 डेज, 5 डेज? नॉर्मली हमारी कोशिश ये है कि हम 2 दिन के अंदर जो है इन ईमेल्स का जवाब दे दें। थैंक यू सो मच नुमान। इसके अलावा जो टच पॉइंट्स हैं वो आप पीटीए की वेबसाइट पे भी पता कर सकते हैं। फाइका, आपने रजिस्टर्ड लेटर भेजा, इनका आपको मशवरा ये है ईमेल करें। इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड बिफोर वी क्लोज? जी, मैंने ईमेल भी किया है नमान। आई हैव सेंट एन ईमेल बोथ सेपरेटली एज वेल एज ऑन योर साइट। द अदर थिंग दैट आई सजेस्ट वेरी क्विकली इज कि आप लोग बायोमेट्रिक्स या ओरिजिनल पासपोर्ट के थ्रू में भी रजिस्ट्रेशन शुरू करें, क्योंकि ये जो तरीका है इसमें बहुत से फ्लॉज हैं। वेरी वेल टेकन फाइका, आई थिंक दैट्स एन एक्सीलेंट सजेशन कि सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट नंबर को अगर आपने रखा, जो नुमान भी कह रहे थे कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन इज अ ग्रेट आइडिया। हो सकता है इसमें थोड़ी सी मुश्किल हो, दिक्कत हो हर जगह बायोमेट्रिक्स लगाने के, लेकिन इस वक्त तो ये सूरत हाल ऑलरेडी जारी है, बैंक्स आर ऑलरेडी डूइंग दैट। जी नुमान भाई, क्विकली डू वांट टू रिस्पॉन्ड लास्ट बिफोर में आई एक पॉइंट आपको इसमें हाईलाइट करूंगा। जो फाइका की सजेशन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन में, ये दोनों पॉइंट ऑलरेडी केटर फॉर है। आपने जैसे कहा कि बायोमेट्रिक हम ऑलरेडी इसको भी इवैल्यूएशन कर रहे हैं, बट हम कोशिश ये करें कि इनकन्वीनियंस कम से कम हो और टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नुमान। ये बिल्कुल सही है कि ब्रीथ को प्रिवेंट करने के लिए जो हम इकदाम लेते हैं उसमें कन्वीनियंस का एलिमेंट भी रखना पड़ता है। आप इमेजिन कीजिए कि कोई बाहर से शख्स आ रहा है, अगर 2 हफ्ते की वेकेशंस के लिए आ रहा है या मुस्तकिल भी अगर मूव हो रहा है, तो उसके लिए चीज़ों को आसान किस तरह बनाया जा सकता है। लेकिन बहरहाल विजिलेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। थैंक यू नुमान एंड थैंक यू फाइका फॉर रेजिंग एंड हेल्पिंग अस एड्रेस दिस वेरी की इशू। इसी के बाद जी बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे मिलो पाकिस्तान में, आपको एक नन्ही यूट्यूबर से मिलवाएंगे हु इज़ वेरी अवेयर एंड वेरी एनर्जेटिक। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। मेरे जैसे लोग कुछ करने के हवाले से सोचते ही रहते हैं। मेरे इतने दोस्त हैं मुझे कहते हैं कि सिद्रा आपका यूट्यूब चैनल होना चाहिए ना, कीप थिंकिंग कि अच्छा कैसे क्या। लेकिन आज मुझे एक सही एडवाइज़र मिली है एंड हर एज इज़ ओनली 5 years, लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि वो ज़बरदस्त आइडियाज़ देती हैं, री-एनैक्टमेंट्स करती हैं और उनकी जो वीडियोज़ हैं वो बहुत मशहूर हैं ऑन यूट्यूब। एंड व्हाट आई वाज रियली सरप्राइज वाज कि 5 साल की उम्र में इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है। हमारे साथ मौजूद हैं एनल हूर। अस्सलाम वालेकुम एनल। वालेकुम अस्सलाम। और आपके साथ मौजूद हैं इनके एक तरह से कहना चाहिए मैनेजर, somebody who initiated it। इनका टैलेंट उन्होंने हंट किया एंड ही has put her YouTube चैनल टुगेदर। इनके मामू हैं जी याकूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि ये आप लोगों की जो मुश्तरका काविश है, जो आपको पता चला कि जी इसमें टैलेंट बहुत है बच्ची में, इसका यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए, वो कैसे आपको आइडिया आया? मैम ये जब 2.5 साल की जब ये खिलौनों से खेलती थी तो हम लोग देखते थे कि खिलौनों जो करेक्टर थे वो अपनी अलग अलग आवाज़ें निकालती थी। और उसके अलावा जब टीवी पे कुछ देखती थी तो उसे वो डिवाइस करने की कोशिश करती थी, जैसे सॉन्ग वगैरह हो या कोई ड्रामाज हो, तो उन्हें वो कैचअप करने की कोशिश करती थी, वो ही करती थी फिर। सही। और कुछ कहना भी चाह रही है? अच्छा मुझे बताओ एनल हूर, भूल गए ना, मुझे बात करें। हाँ मुझे तो बताएं, आप मुझसे बात करें। एनल हूर मुझे ये बताओ कि पहली वीडियो जब बनाई, आपको तो पता नहीं होगा कि यूट्यूब पे डालने वाले हैं, आप कैमरे के सामने एक्टिंग कर लेते थे? डर तो नहीं लगता था आपको? नहीं लगता था।
मैं इतना खुश होती थी बहुत। अच्छा, अभी स्कूल जाती हो? हाँ जाती हूँ। आपके जो लेकिन अभी तक मेरी छुट्टियाँ चली है, अभी मेरा समर वेकेशन थोड़ा सा शुरू है। अच्छा, समर वेकेशंस में कितनी वीडियोस बनाई हैं अभी तक? मैंने अभी तो होमवर्क तो कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा है। वीडियोस आपने कितनी बनाई है? बहुत सारी। अच्छा, आपके चैनल पे कितनी वीडियोस हैं इस वक्त? 60 है। 60 वीडियोस हैं। अच्छा, खुद जाके अपना चैनल देखती हो? हाँ। और टीवी पे क्या देखती हो? टीवी पे फेवरेट प्रोग्राम क्या है? डोरेमोन मेरा फेवरेट कार्टून है। ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अम्मी जब देखती हैं तुम्हारी वीडियोस, कभी डांटती भी हैं? कभी कहती है कितनी शरारती हो तुम? नहीं, कभी ऐसा नहीं बोलती। कभी नहीं डांटती। अच्छा, मुझे ये बताएं याकूब, कभी कभार जब आपकी वीडियोस होती हैं उसमें नेगेटिव कमेंट्स भी आते होंगे, लोग तनकीद भी करते होंगे, आप इनको तो नहीं बताते? मैम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जैसे ऐसे अनलाइक ऐसे दो, लेकिन लाइक्स ज्यादा हैं और कभी नेगेटिव कमेंट नहीं आया। और आप क्योंकि इनके मामू हैं, इनके पेरेंट्स ने आपको परमिशन दी थी ये करने के लिए? मैम, ये हमारे मेरी सिस्टर की डाइवोर्स हो गई है क्योंकि हमारे घर भी रहती है। सही। लेकिन आपको लगता है कि कई दफ़ा हम सोचते हैं ना कि हम अपने सोशल मीडिया की, अगर मैं बात करूं, कभी नेगेटिव कमेंट आए या लोग अगर कोई बात करें तो जाहिर सी बात है हम तो बड़े, फिर भी हमारे दिल को जाके चुभती है। अभी तो आप इनको नहीं बताते, तो ये एक्सपोज करना बच्चे को सही है? मैम, लेकिन हमें ये कोशिश करें, हर बच्चा टैलेंटेड होता है, लेकिन हमें उसके टैलेंट को उभारना चाहिए, क्योंकि कोई भी, ये तो एनएलओ नहीं, हर बच्चा टैलेंटेड होता है, लेकिन उसके टैलेंट को हमें तलाश करना चाहिए। बिल्कुल सही। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू विश एनएल नूर द बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच याकूब। लेकिन सिर्फ तमाम जो यंग हमारे यूट्यूबर्स या डिजिटल आर्टिस्ट होते हैं उनको मैं यही कहती हूँ कि सोशल मीडिया एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, इसके ज़रिए आप अपना टैलेंट लेके आ सकते हैं, लेकिन इससे आपकी शख्सियत पे, आपकी पर्सनालिटी पे असर भी पड़ता है, इसका नेगेटिव कॉनोटेशन भी हो सकता है। बट आई एम सो ग्लैड टू नो कि इनके मामू, इनकी मदर, आई एम श्योर कि दे हैव अ प्रोटेक्टिव यूनिट अराउंड अस। एनएल नूर, आखिरी सवाल मैं तुमसे करना चाहूँगी, नेक्स्ट वीडियो किस बारे में बना रही हो? जब हम घूमने चलेंगे ना तब। जबरदस्त। भी लोग अपने साथ साथ आपको भी सैर कराएंगी, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू लेट हर नो, गिव अस सम एनकरेजमेंट, दैट इज व्हाट वी ऑल नीड। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे विद आवर बिग डिस्कशन। वी हैव अ हॉट टॉपिक टुडे, सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान एंड थैंक यू सो मच कि एक बहुत ही अहम इशू को आज हम रेज़ कर पा रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे आज जाली डॉक्टर्स के हवाले से। हम जानते हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि हमारे यहाँ जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे वो क्लिनिक्स की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, आबादी के तनासब से नाकाफ़ी हैं। और ये अनफॉर्चुनेटली एक रास्ता खोलता है फॉर ऑल जो शायद इस पेशे को, जो कि बहुत सबसे ज़्यादा मोतबर पेशा है, उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर अपना एक ऐसा हिस्सा डाल रहे हैं जो कि जानों से खेलने के मुतरादिफ है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये इंट्रोडक्टरी रिपोर्ट अबाउट फेक डॉक्टर्स, जाली डॉक्टर्स के हवाले से। इसी कॉन्वर्जेशन को आगे लेके बढ़ेंगे। आपका इसके हवाले से कोई एक्सपीरियंस रहा है तो आप हमें ज़रूर कॉल करके बताइए। और ये जो खौफ है कि इतना अहम और एतबार वाला रिश्ता भी ऐसा हो सकता है जिसमें लोग आपको धोखा दे सकते हैं, इससे हम रिकवर कैसे करें, इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें, सबसे पहले ये रिपोर्ट एंड देन वील टेक इट फॉरवर्ड। इंसानी जिंदगियों से खेलते जाली डॉक्टर्स जो सरेआम बगैर किसी डिग्री के मरीजों को चेक करते हैं। जाली डॉक्टर बीमारियों का इलाज नहीं बल्कि उनके फरोग का बाइस बनते हैं। क्लिनिक के बोर्ड्स पर डॉक्टर मौसूफ का मुकम्मल नाम होता है मगर अपनी मेडिकल डिग्री जाहिर नहीं कर सकते, और अगर डिग्री हो भी तो वो भी जाली। हमारी सोसाइटी में अताई डॉक्टर्स गरीब मरीजों की जिंदगियों से खेल रहे हैं और धड़ाधड़ पैसे बटोरने में मसरूफ हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन अताई डॉक्टर्स की पुष्टपनाही कौन करता है? जाली डॉक्टर्स का चेक एंड बैलेंस किसके हाथ में है? अताई डॉक्टर्स जाली डिग्री कैसे बना लेते हैं और किसने इन्हें गरीब लोगों की जिंदगियों से खेलने का हक दिया है?
तांता बांता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें ये देखिए कि एक पूरा माफिया, एक पूरा प्रोसीजर चल रहा है। डॉक्टर्स की डिग्री जाली हो सकती है, हो सकता है थोड़ी बहुत नो हाउ हो। मेडिकल कॉलेजेस में भी पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर डॉक्टरी फेल कर जाते हैं, अगर वो इस काबिल नहीं होते कि उनको डॉक्टर की सनद मिले, तब भी वो अपना कोई ना कोई रास्ता निकाल के अपनी फेक डिग्री बना लेते हैं। आप यहाँ तक देखिए कि अभी कोई मेडिकल स्टूडेंट फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर ही अपने घर में, अपने ख़ानदान में क्रॉस करता है तो मोहल्ले वाले, ख़ानदान वाले अपने तमाम मेडिकल इश्यूज उससे डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं। यानी सिर्फ एक सफ़ेद कोट और लोगों का एतबार आपके ऊपर आ जाता है। नाउ दिस टेक्स अवे फ्रॉम पीपल जो एक्चुअली मेहनत करके अपनी सनद हासिल करते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं और मसीहाई के उस पोजीशन पे पहुंचते हैं जहां उनके पास ये नो हाउ भी है और अल्लाह की तरफ से उनके हाथों में शिफा भी है। सवाल ये पैदा होता है कि इसके पीछे जो एक पूरा प्रोसीजर होना चाहिए। जिम्मेदारी यकीनन हुकूमत की बनती है कि यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले तमाम डॉक्टर्स के ऊपर भी एक एहतसाब, एक कड़ी निगाह होनी चाहिए। अगर उनसे कोई नेग्लिजेंस होती है तो जिस तरह के मुल्क के और दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे उनकी कोई ना कोई सुनगुन होती है, उनसे पूछगछ होती है, उनका जो लाइसेंस है प्रैक्टिस का वो कैंसिल हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जाली डॉक्टर से लेके जाली दवाइयाँ बनाने का एक इतना कारोबार है कि लोगों को जाली दवाइयों को बेचने के लिए या रेकमेंड करने के लिए, प्रिस्क्राइब करने के लिए जो जाली डॉक्टर्स चाहिए उनको भी आप जिंदा रखे हुए हैं। आज इसी मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत, और हमें इस लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर इमरान शाह, जो कि लाहौर में स्पोक्स पर्सन है यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के। डॉक्टर सलमान, डॉक्टर वजाहत, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सबसे पहले डॉक्टर वजाहत पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो कि लुक आफ्टर करती है पेशेंट्स के इंटरेस्ट को भी और डॉक्टर्स के इंटरेस्ट को भी, क्या उसने कोई प्रोसीजर बनाया है जिसके थ्रू एक लेमन, एक आम आदमी ये पता कर सके कि जिस डॉक्टर के पास वो जा रहा है अपना मर्ज लेकर, वो उसका इलाज भी कर सकता है या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो PMDC रजिस्टर्ड है तो आप उसके खिलाफ या उसके बारे में कोई भी कंप्लेन बाकायदा PMDC में कर सकते हैं। आप सिर्फ एक लेटर लिखेंगे PMDC को कि मैं फला डॉक्टर के पास गया था, मैं इसकी डायग्नोसिस से मुतमईन नहीं हूँ या मुझे ट्रीटमेंट इसका जस्टिफाइड नहीं लग रहा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इन्होंने किस तरह क्या काम किया था। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताएं PMDC में इस वक्त पाकिस्तान के कितने डॉक्टर्स रजिस्टर्ड होंगे? देखिए, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं जो PMDC एफिलिएशन के साथ हैं, CPSP के साथ हैं, वो तो डॉक्टर जब बनते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन सबसे ज़रूरी है। सही। जब मुझे याद है जब मैंने डाउ से ग्रेजुएट किया था तो वो एक छोटा सा प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला था और वो मैंने जमा करा था PMDC जाके। PMDC ने फिर मुझे एक 6 महीने का सर्टिफिकेट दिया था और उसकी बेस पे हमें PMDC रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिला था, जिसकी बेस से हमने हाउस जॉब करनी थी। सही। और फिर हाउस जॉब करने के बाद हमें बाकायदा डिग्री, जो एक पक्की 5 साल की डिग्री मिलती है PMDC से, वो मिली थी। तो 3 प्रोसेस है, प्रोविजनल फ्रॉम योर कॉलेज एंड देन हाउस जॉब और उसके बाद PMDC। और ये PMDC की जो रजिस्ट्रेशन होती है डॉक्टर वजाहत, ये ताहयात होती है या इसमें भी पता किया जाता है कि डॉक्टर आया सही प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी डायग्नोसिस से, उसके इलाज से लोगों को फायदा हो रहा है एंड पीपल कैन गो एंड कंप्लेन अबाउट हिम, या ये एक दफा कराया उसके बाद नहीं, एक दफा नहीं है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ अभी उन डॉक्टर्स की जो हकीकत में डॉक्टर्स हैं जो PMDC रजिस्टर्ड हैं, उनकी भी बात करें। हाँ। नेग्लिजेंस का भी क्योंकि इशू आता है। पहले तो हम एक बॉक्स में जाके बात करें ना। अब आप फर्ज करें कि कोई डॉक्टर ने 5 साल की रजिस्ट्रेशन करा ली और उस बीच में किसी ने उनकी कंप्लेन की और वो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से कोई सज़ा होती है, कोई छोटा बहुत सस्पेंड कर देते हैं 2-3 महीने, तो आगे जो उसकी डिग्री रजिस्टर्ड होगी उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। हमें गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते फिर, जिसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, जिसमें लिखा हुआ होता है बाकायदा। अगर मुझे पता होता है टॉपिक आज हम इतने डिटेल में पढ़ेंगे, मैं सारे लेके आता और दिखाता कि उसमें लिखा होता है कि ये कभी भी किसी भी ऐसे एक्शन में नहीं मुब्तला हुआ जो कि इसके खिलाफ कंप्लेन। अच्छा, मैं ये बातें इसलिए भी यहाँ पे डॉक्टर वजाहत करना चाहती थी क्योंकि हमारे यहाँ एक फिनोमेना मिसिंग डॉक्टर्स का आप कहते हैं कि जो एक्चुअली पढ़े लिखे मेहनत से बने हुए डॉक्टर्स हैं, जिसमें 70% क्लास खवातीन की होती है, वो शादी के बाद प्रैक्टिस नहीं करती। एटलीस्ट वो ये प्रोसीजर्स करा के अपने आप को फ़ाल रख सकती हैं ताकि उनकी रजिस्ट्रेशन और चीज़ें अगर कंप्लीट हों तो कभी भी बवक्त ज़रूरत अगर उनको दोबारा फील्ड में आना पड़े तो उनके पास ये मौजूद है एंड दे कैन टेक देम फॉरवर्ड। सेकेंडली, जो लोग मेहनत करके इस मकाम पर पहुँचते हैं सिर्फ अपनी सुस्ती या काहिली की वजह से, या ये समझ करके जी
की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे यहाँ कई ड्राइवर्स होते हैं ना, बड़ी अच्छी ड्राइविंग आती है, ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अपना पेपर वर्क, अपनी चीज़ों को आप बिल्कुल कंप्लीट रखें ताकि खुदा ना खासा कल अगर आप पे सवाल भी उठता है तो आप उसको फेस कर सकें। डॉक्टर सलमान, आपके पास आना चाहूँगी। अब द इशू ऑफ द फेक डॉक्टर्स, वो स्टूडेंट्स जो मेडिकल कॉलेज में हैं लेकिन अपनी परफॉर्मेंस उस तरह की दे नहीं पा रहे डॉक्टर इमरान, तो फिर उनके लिए क्या करना चाहिए? यानी वो ग्रेजुएट नहीं करते, उनको जैसे कहते हैं ना नीम हकीम वबाले जान, कुछ पता भी है कुछ नहीं भी पता, क्वालिफाइड वो है नहीं लेकिन वो आगे बढ़कर प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे लोगों को कैसे रोका जा सकता है फील्ड में आने से? जी डॉक्टर इमरान। जी जी, आपसे मैंने सवाल किया। इकबाल जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपने प्रोग्राम में बुलाया आज। और ये एक बहुत अहम टॉपिक है क्वैकरी का, और इसके हवाले से लास्ट ईयर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो साबिक चीफ जस्टिस हैं मियां साकिब निसार साहब, उन्होंने इसके खिलाफ एक्शन लिया था और पूरे पाकिस्तान में उन्होंने ऑर्डर्स जारी किए थे कि जो फेक डॉक्टर्स को जो है ना गिरफ्तार किया जाए। सही। और ये सबसे पहले अगर वो जो आपकी जो लास्ट डिस्कशन जारी थी उसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि जब भी आप किसी क्लिनिक पे, किसी अस्पताल में, किसी भी लेबॉर्ट्री में जाते हैं तो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर डॉक्टर्स का टोटल डाटा मौजूद है, और किसी भी अस्पताल क्लिनिक के अंदर डॉक्टर्स के पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन का नंबर भी वाज़े तौर पर अवेजा होता है वहाँ पे। तो आप जाकर कोई भी शख्स जो जाता है वो उस नंबर को अगर पीएमडीसी की वेबसाइट पे एंटर करता है तो उसका फौरन ही वो देख सकता है कि क्या मैं किसी असली डॉक्टर के पास आई हूँ या किसी जैली डॉक्टर के पास आई हूँ। तो सबसे पहला टेल साइन डॉक्टर इमरान, आपकी गुफ्तगू से हमें ये पता चला कि किसी भी क्लिनिक या कहीं पे जाएं तो ये जो उनकी रजिस्ट्रेशन है और डॉक्टर की डिग्री है इसको मरीज के लिए आवेजा होना चाहिए, एंड ही शुड बी एबल टू कॉपी दिस नंबर। और जिस तरह आपने कहा कि पीएमडीसी की वेबसाइट पे जाके वो वेरीफाई कर सकता है कि ये असली डॉक्टर है या नहीं। जी जी, ठीक है जी। अच्छा, अब ये बताइए कि जो बात है इनके खिलाफ एक्शन की, तो उसका जी जी, और जहाँ तक मैडम बात है इनके खिलाफ एक्शन की, तो उसके अंदर हमारी जो सबमिशन है वो ये है कि इनके खिलाफ एक्चुअली FIRs होनी चाहिए और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए क्वैक्स के खिलाफ। इनको जेलों में डालना चाहिए और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। सही। ये तब जाके ये लोग सुधरेंगे। आपके अंदाजे के मुताबिक डॉक्टर इमरान इस वक्त कितने क्वैक डॉक्टर्स, जाली डॉक्टर्स पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे होंगे? मैडम जहाँ तक पंजाब की बात मैं करना चाहूँगा तो इस वक्त जो लास्ट डाटा यहाँ पे सबमिट हुआ था उसमें 3.5 लाख के करीब जो है क्वैक्स का डाटा इकट्ठा किया गया था पंजाब की हद तक, और 3.5 लाख क्वैक डॉक्टर्स। एक दफा फिर मैं यहाँ पे व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, 3.5 लाख क्वैक डॉक्टर्स, जाली डॉक्टर्स, अताई डॉक्टर्स का डेटा सिर्फ पंजाब के सूबे में कलेक्ट किया गया था। ये किसने इन्वेस्टिगेशन की थी डॉक्टर इमरान? ये मैडम पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और दूसरी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, ठीक है, उन्होंने इकट्ठा किया था। अच्छा, यानी इनका डेटा कलेक्ट करने का मतलब है अब इनकी निशानदेही हो चुकी है, उनको पता है कि ये अताई डॉक्टर्स हैं। अब इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है अभी तक? ये मैडम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स के बाद लास्ट ईयर ये एक्शन स्टार्ट हुआ था और अभी तक ये कैंपेन बड़ी अच्छी जा रही है पंजाब के हद तक तो, लेकिन बाकी सूबों में ये सूरत हाल बड़ी गंभीर है, वहाँ पर तो बिल्कुल ही हमें कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती कि वहाँ पे एक्शन लिया जा रहा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान, हमारे साथ ही रहिएगा, आप इस डिस्कशन हैं, हमें कॉल करके हमारे व्यूअर्स भी बताएं अगर उनका इस तरह का कोई एक्सपीरियंस रहा है। आप अपनी जान की, अपनी सेहत की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे वंस अगेन वीड लाइक, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ, जिस तरह अभी डॉक्टर वजाहत ने कहा, डॉक्टर इमरान ने कहा कि जब आप अपने किसी प्यारे को या आप खुद किसी डॉक्टर के पास पहुंचें, उसकी डिग्री का वहां आवेजा होना और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर विद द पीएमडीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका बतौर मरीज या मरीज के गार्डियन ये आपका राइट है कि पहले जाके आप उसको वेरीफाई करें। आप जो बाद में व्हेन यू क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क कि भाई हम किसी जाली डॉक्टर के हत्थे चढ़ गए, पहले जिम्मेदारी खुद कबूल करें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अब हमें हमारे स्टूडियो में ज्वाइन किया है द चेयरमैन ऑफ द यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन इन सिंध, जनाब डॉक्टर उमर सुल्तान ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उमर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर उमर, सबसे पहला सवाल आपसे ही करना चाहूँगी, वक्त का मुकाबला सख्त होता है, पहले तो हमने अपने व्यूअर्स को अवेयर किया कि बतौर मरीज़ उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि जिस डॉक्टर के पास भी वो जा रहे हैं उसकी डिग्री आवेजा हो, उसका पीएमडीसी नंबर रजिस्ट्रेशन का आवेजा हो, और अपना नुकसान करने के बाद कि जिसने मुझे गलत दवा दे दी, गलत ट्रीटमेंट किया, उससे पहले
पहले जिम्मेदारी कबूल करते हुए, खुसूसन जब आपका मरीज़ आपका अपना प्यारा है या आप खुद उसके पास जा रहे हैं, ये जिम्मेदारी लें, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वेबसाइट से चेक करें। दूसरा जो मैं यहाँ पे अक्सर हम डेफिनेशन में घुल मिल जाते हैं, मुझे बताएं कि अताई, उसको मैं डॉक्टर बिल्कुल नहीं कहूँगी क्योंकि वो जाली, उसकी पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, इसको आप डिफ़ाइन कैसे करते हैं? क्या ये वो लोग हैं जो मेडिकल डिग्री अटेम्प्ट करते हैं और फेल हो जाते हैं, या ये वो लोग हैं जो डिस्पेंसर्स, कंपाउंडर्स और बड़े अरसे तक ये क्योंकि किसी डॉक्टर के साथ अफिलिएटेड रहे हैं तो अब इनमें इतना एतमाद आ गया, वो कहते हैं जी हम भी इलाज कर सकते हैं, या ये कोई केमिस्ट होते हैं, नर्स होते हैं, ये कौन होते हैं बेसिकली? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि अताई है, डॉक्टर नहीं है जी। और दूसरी बात ये है कि ये वो लोग हैं जिनका कुछ ना कुछ इंटरेक्शन रहता है हॉस्पिटल से, डॉक्टर से, हेल्थ केयर प्रोफेशन से। मोस्टली ये वार्ड बॉयज और इस तरह के लोग होते हैं जिनके पास तो दूर की बात है, बेसिक जो उनका कोर्सेज होते हैं ना, 1 साल का कोर्स होता है डिस्पेंसर्स का या 3 साल का नर्सिंग का कोर्स होता है, वो भी नहीं किया होता। मोस्टली ये लोग होते हैं। और कराची में अगर पेरिफीज की बात की जाए तो मोर देन 70 to 80,000 इनके क्लिनिक्स हैं। तो ये क्या करते हैं, इनको बेसिक नॉलेज नहीं होता ह्यूमन बींग्स का, पैथोफिजियोलॉजी का। ये ऐसी डिजीज जो कि बॉडी फ्लूइड से ट्रांसफर होती हैं वो ट्रांसमिट कर रहे हैं और पिछले 30 से 40 साल से ये कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि हमारे इस सूबे सिंध में और इवन के पूरे पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के मरीजों की तादाद ज़्यादा है, बी के मरीजों की, HIV का भी हमें सामने तगड़ा केस आया है। HIV देखें कि एक ही सिरिंज से बार-बार इंजेक्शन लगाने से HIV, B और C एक ही ट्रांसमिशन मोड है इनका। लेकिन आई एम सॉरी डॉक्टर इमरान, बहुत माजरत के साथ मैं ये समझती हूँ कि जहाँ अवाम की मरीज़ की गलती होती है, ऐसे लोगों के लिए रास्ता हमारे रजिस्टर्ड डॉक्टर्स भी खोलते हैं। आप ये देखिए कि एक डॉक्टर अगर अपनी एक प्राइवेट प्रैक्टिस करना शुरू करता है तो वो खुद तो फीस चार्ज करता है, लेकिन अपनी जो टीम बनाता है उसमें वो कभी ये ख्याल नहीं रखता कि जो मैंने नर्स या कंपाउंडर या डिस्पेंसर रखा है उसने कौन से कोर्सेज किए। वो सस्ते से सस्ता रिसोर्स लेके आता है, उसको कहता है कि जी मैं खुद ट्रेन कर हूं, फिर वो 5 साल के बाद खुद डॉक्टर बन के बैठा हुआ होता है। कि डॉक्टर वजाहत क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने ये डेंटिस्ट के पास देखा है, ये मैंने डॉक्टर्स के पास देखा है, इनके साथ जो इनका स्टाफ मेंबर होता है ही बेसिकली हैज जीरो नॉलेज। देखिए एक डॉक्टर को ना डर होता है, जब आपके पास लाइसेंस नंबर होगा ना तो आप उस लाइसेंस नंबर को बचाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। आपके पास कुछ खोने के लिए होता है, लेकिन आपके पास लाइसेंस नंबर है ही नहीं या आपके पास कोई फिक्र ही नहीं कि मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है, तो आप जब तक चलते रहते हैं जब तक आप बुरी तरह नहीं फंसते। हमसे तो पीएमडीसी पूछते ही रहता है, कितनी बार लेटर्स भेजे हैं और खासतौर पर साइकियाट्री में। मेरा कहने का सवाल है, मेरे डेंटिस्ट ने मुझे 3 दफा मैसेज करके कहा कि फलाना मेरे पास जो बंदा होता था अब हमारे क्लिनिक का उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो चला गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो जाके अब्सॉर्ब हुआ है। होता ही यही है, पहले वो कहीं का सेटअप बना लेता है किसी के साथ बैठ के, छोटे इलाके में डॉक्टर मशहूर हो जाता है, 2-3 बार वो स्टेथोस्कोप हाथ में दिखा भी देता है और फिर वो क्लिनिक खोल लेता है। अब एक डॉक्टर के पास से अगर वो चला गया तो डॉक्टर इतना कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि 2 तो मेरे साथ जा चुके हैं असिस्टेंट्स के, फिर हम बाकायदा लिखवाते हैं कि हमारे साथ इनका ताल्लुक नहीं, इनके नंबर साथ ब्लॉक कर दें, और पता चलता है कि वो किसी के साथ है या तो कहीं जनाब क्लिनिक खोलने के चक्कर में। सही। हर आदमी यहाँ पे अपना गैरेज खोलने के चक्कर में तड़प रहा होता है कि यहाँ से मैं काम कितने अताई इस वक्त कराची में प्रैक्टिस कर रहे हैं या सिंध में प्रैक्टिस कर रहे हैं? साथ मोर देन 150 है पूरे सिंध में और कराची में मोर देन 70,000 है। इसमें देखिए डॉक्टर वजाहत की बात को मैं सेकंड करूंगा, ये काम डॉक्टर्स का नहीं है, ये काम सिंध हेल्थ केयर कमीशन का है कि वो जाके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, आप अगर अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोलते हैं बतौर एक रजिस्टर्ड डॉक्टर के, आप अपने साथ एक जूनियर डॉक्टर रखते हैं, तो ये काम तो आपका भी है ना कि वेरीफाई करें कि आप किसको रख रहे हैं। देखिए ये कभी है, लेकिन उसको रीचेक करना सिंध हेल्थ केयर कमीशन का काम है। वो जाके देखें यार ये पटेल हॉस्पिटल है, इसमें कितनी नर्सेज ने डिप्लोमा किया हुआ है, कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी डिग्रीज चेक की जाए, उनका एक्सपीरियंस चेक किया जाए, वो एज पर एक्सपीरियंस अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे, अगर नहीं उतरे तो उनको टाइम फ्रेम दें कि आप इंप्रूव करें। इसी तरह एक और बात, अभी हम बार-बार कहते हैं, एक सेकंड, हमारे इलाकों में अगर हमें कहा जाता है कि कोई मुश्तबा शख्स आके आपके मोहल्ले में रहना शुरू हो जाए तो आप पड़ोसियों को कहते हैं कि आप जाइए उसको रजिस्टर कीजिए। जो हमारे यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के या पीएमडीसी के रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, अगर एक अस्पताल में काम कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है एक नर्स सही काम नहीं कर रही है, आप में से कितने लोग जाके रिपोर्ट करते हैं उसको कि भाई दिस पर्सन इज नॉट क्वालिफाइड टू बी इन दिस जॉब? जी, इसमें एक सिस्टम बना होता है, एक हॉस्पिटल का एक डायरेक्टर होता है, मेडिकल डायरेक्टर होता है, उसको पॉइंट आउट किया जाता है, वो फिर जो ऑनर्स होता है वो कहता है यार कि कम पैसों में काम चलाना है ना, ये चेक कौन रखेगा? सिंध हेल्थ केयर कमीशन। इसी तरह मेरा कहने का मतलब ये है कि अताई बैठे हुए हैं, अताइयों पे देखें कानून लागू करें। आपका डीएचओ है,
या 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की जिम्मेदारी हो कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कोई अताई काम करेगा तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, नाउ आई वांट टू टेक दिस अगेन टू डॉक्टर इमरान। डॉक्टर इमरान, आपने प्रोग्राम की शुरुआत में जैसे मुझे कहा कि इन्वेस्टिगेशन हुई हेल्थ केयर की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब में सिर्फ 3.5 लाख अताई मौजूद हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग अपने जो राइट्स के लिए, मैंने अक्सर देखा है YDA की प्रोटेस्ट आती है, मंजर आम पे आती है, इतनी आप लोगों को अवाम की तरफ से शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि जी आप लोगों ने इमरजेंसी छोड़ दी, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अपनी चीज़ों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका वो जो एजेंडा है, जिस चीज़ों में आप मांगते हैं कि जी ये मरात या ये बेनिफिट्स या ये हमारा राइट है, हमें मिलना चाहिए, उसमें कहीं मैंने कभी अताइयों का मेंशन नहीं देखा कि ये जो फेक लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इनको भी ख़त्म करना या इस पे कदगन लगाने के लिए हुकूमत काम करे। यानी आप लोग सोसाइटी के इन इश्यूज़ को क्यों नहीं हाईलाइट करते? इसमें मैं इनसे बात करके। जी डॉक्टर इमरान। आपको जी मैडम, मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा। 2018 के अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जितने भी ऑर्डर्स देख लें तो उसमें यंग डॉक्टर एसोसिएशन एक रेगुलर पार्टी है एंटी क्वैकरी केसेस के अंदर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के साथ। तो हम ये मामला हम पहले भी इसके हवाले से आवाज़ उठाते रहे, लेकिन क्योंकि क्वैक के पीछे एक पॉलिटिकल बैकिंग है, एक बहुत बड़ा माफिया है जो उनको ऊपर खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये लोग वोटर हैं, सपोर्टर हैं मुख्तलिफ MP MNAs के। तो ये हम इशू टेकअप किया था साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार साहब के साथ। तो उन्होंने 2018 में इस केस को टेकअप किया था और उसके बाद एक बहुत एग्रेसिव एंटी क्वैकरी कैंपेन स्टार्ट हुई थी। लेकिन अब दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये कैंपेन स्लो डाउन हो चुके हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद हमारे वोट कहीं ज़ाया ना हो जाए। इंसानी जानों की अहमियत उनके नज़दीक बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर इमरान। यही बात मैं डॉक्टर उमर के पास आना चाहूंगी। सर, द रीज़न आई ब्रॉट इट अप, मेरी नॉलेज में था कि आप लोगों ने इस बात को टेकअप किया है। मैं यहाँ पे भी कहना चाहूँगी कि जहाँ आप लोगों के दूसरे मसाइल हाईलाइट होते हैं, अनफॉर्चुनेटली एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट किया जाता है YDA का, आप इन चीज़ों को फोर फ्रंट पे क्यों नहीं लेके आते जहाँ अवाम की बात हो रही है? देखिए, इस पे पिछले हमने 3 रेगुलर मीटिंग्स में है, हमने हेल्थ मिनिस्टर के सामने भी इशू रेज किया है जी। चेयरमैन सिंध हेल्थ केयर कमीशन कुदवाई साहब के सामने भी रेज किया है। एड्स के जो इशू रेज मसला हुआ है जो रत्थो डेरों में, इस पे भी हमने इनको सपोर्ट करने की कोशिश की है और अताइयों को हमने फोकस किया। हमने लिस्टें प्रोवाइड की हैं, हमने तकरीबन मोर देन 1000 लिस्टें प्रोवाइड की हैं जिसमें अताइयों को फोकस किया हुआ है। क्या सुनने में आता है? आपको लगता है कि वो समझते हैं कि आप पर्सनल ग्रीवियंस की वजह से इन लोगों की लिस्ट ले रहे हैं? भाई, इसकी देखिए, मैं टर्ची केयर हॉस्पिटल में काम करता हूँ, वहाँ देखिए पूरे सिंध से, अर्बन एरिया से, रूरल एरिया से क्रोनिक लिवर डिजीज के पेशेंट आते हैं। किसने किया उनको क्रोनिक लिवर डिजीज? हेप सी ने किया। हेप सी किसने फैलाया? इन अताइयों ने फैलाया। एक सिरिंज को अनसर्टिलाइज्ड सिरिंज से आप ट्रांसफर कर रहे हैं ये बीमारियां, तो ये सब चीजें वहां से आ रही है ना। ये ग्रीवेंसेस और नाकिस किट्स भी इस्तेमाल हो रही हैं। इसमें एक बड़ा अहम चीज जो लोगों ने पॉइंट आउट किया वो ना सिर्फ ये कि एक ही अनस्टरलाइज्ड सिरिंज इस्तेमाल की जा रही है, बल्कि जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है वो कहाँ से? आप अपने सामने मरीज को तो सिर्फ इतना ही बता सकते हैं ना कि वो पैकेट से साफ अपनी सिरिंज नहीं खुलवाइए, लेकिन अगर वो पीछे से ही गंदी सिरिंज जो गैर मियारी सिरिंज पैक होके आ रही है तो फिर कौन है उसका पूछने वाला? और बिल्कुल सही, इसकी चेन बहुत पीछे तक जाती है। चाहे इक्विपमेंट की बात करें, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, यानी a lot of these things actually connect together। ये एक बहुत बड़ा माफिया है। लेकिन बहरहाल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फैसल साउदीन बात कर रहा हूँ, टोरंटो कनाडा से। जी बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका प्रोग्राम अभी देख रहा था लाइव, मुझे एक सजेशन आप लोगों के लिए है। जी बिल्कुल। जैसे अभी आजकल IT में इतनी ऐप्स डेवलप हो गई हैं, तो कोई एक ऐसी ऐप बन जाए जिसमें आप जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसकी एक डिजिटल ID हो, साथ में उसकी पिक्चर हो जी, तो आपको पता हो कि जिस बंदे को आप मिलने के लिए जा रहे हो यही बंदा आगे बैठा हुआ है। सही। आपका यानी दिस इज द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट। जो ये रजिस्टर्ड एसोसिएशंस हैं सर, इसमें ऑलरेडी ऐसा डेटाबेस होता है, लेकिन मे बी द PMDC नीड्स टू लुक इनटू इट कि ना सिर्फ आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर हो बल्कि उस शख्स की तस्वीर और बाकी चीजें हो। डॉक्टर उमर वुड लाइक टू ऐड टू दैट। PMDC का ऑलरेडी ये चीजें मौजूद हैं। आप मेरा नंबर डालें 54150, तो मेरा नाम भी आ जाएगा, मेरी ID भी आ जाएगी, आपकी तस्वीर आएगी। जी बिल्कुल आ जाएगी, आपकी तस्वीर भी आएगी, वो भी आप अपडेट कर कैसे लगते हैं? PMDC के हम रिन्यू कराए ना, मैं PMDC मैंने FCPS कोई और डॉक्टर उमर सुल्तान बैठे
मैं वहाँ पे जाके हमें पता चले कि ये तो ये पूरा एक कार्ड बना हुआ है इसका स्मार्ट और सीपीएस मजाक की अलग बात ये एक ऐसा कार्ड होता है, इस तरह का एक कार्ड होता है जिसपे ऑनलाइन इसके ऊपर दाम भी होता है। ये जरा मुझे दिखाइएगा ताकि इस पे फोकस हो सके। जी, ये आपका कार्ड होता है वेरीफाइड डॉक्टर, और जितने लोग अगर डॉक्टर वजाहत को वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसको जरा डिटेल में देख लीजिए। इसके अंदर इनकी तस्वीर भी है, इसका एक लेटर ऑन में भी क्यूआर नंबर या ये बार कोड भी आप देख सकते हैं। इसी तरह की ये चीज पीएमडीसी और सीपीएसपी दोनों का मेरा, इनके पास 2 हैं और आप बड़े डॉक्टर हैं छोटे डॉक्टर हैं। मजाक की बात अलग हुई, लेकिन डॉक्टर वजाहत, यू आर अ वेरीफाइड डॉक्टर। इसके बारे में हमने बात करनी है कि हमने अनफॉर्चुनेटली, ये हमें थोड़ी सी देखें, हम सारों को बोल रहे हैं, मरीज को बोल रहे हैं, हुकूमत को बोल रहे हैं, मीडिया को खुद भी अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। मॉर्निंग शोज में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिनकी फैन फॉलोइंग बन गई है, जिनको लोग डॉक्टर के नाम से और टाइटल से जानते हैं। क्या वो वेरीफाइबल हैं, क्या वो क्रेडिबल डॉक्टर्स हैं या नहीं, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, थॉट प्रोवोकिंग और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ पे मरीज़ की अपनी ज़िम्मेदारी से भी हम लोगों को आगाह कर रहे हैं, लेकिन जहाँ द ब्लेम इज़ ड्यू उसको भी देना चाहिए। मीडिया पे आपने अक्सर देखा होगा कई प्रोग्राम्स में एज एन एक्सपर्ट या डॉक्टर्स, बहुत मायनाज बड़े डॉक्टर्स को नहीं बुलाया जाता है, यंगर डॉक्टर्स को, जिनका ओवर टाइम फिर एक फ़ैन फॉलोइंग और एक मार्केटिंग भी डेवलप हो जाती है। अब इसमें ताली दोनों हाथों से बचती है, ज़िम्मेदारी दोनों तरफ आती है। मुझे हैरत होती है उन डॉक्टर्स पे भी जो मरीज़ को देखे बगैर, जाने बगैर एक अननोन कॉल शो में आती है और वो बाकायदा उनको प्रिस्क्रिप्शन देने लगते हैं। अब आप इसमें देखिए कि नुकसान सिर्फ उस मरीज का नहीं होता जो कॉल कर रहा है, उसकी देखा देखी जो घर में बैठा हुआ शख्स है वो कहता है ओहो मुझे भी यही मसला है, अच्छा डॉक्टर साहब ने जो दवा लिखवाई है मैं भी लिख लूं और कल लेके इस्तेमाल करूं। सो दीज थिंग्स आर एक्चुअली मेकिंग द प्रॉब्लम ग्रेवर। डॉक्टर उमर, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक आपने पॉइंट आउट किया कि जब तक आप मरीज की प्रॉपर हिस्ट्री ना लें, एग्जामिनेशन ना करें, चेक ना करें, उसके बाद आप प्रिस्क्राइब करें। उस बिफोर प्रिस्क्रिप्शन, बिफोर आप उसको देखे बगैर आप कुछ लिख के दे रहे हैं तो मिसहैप भी हो सकता है। मिसहैप हो सकता है। इसमें मरीज की भी गलती है कि वो कैसे सिर्फ और सिर्फ एक फोन पे ये समझकर कि भाई मैंने अपनी सारी पेशेंट हिस्ट्री बता दी, मैंने अपनी तकलीफ से आगाह कर दिया डॉक्टर को, अब डॉक्टर जो दवा दे रहा है वो सही दे रहा है। यहाँ हम अपने साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। डॉक्टर वजाहत, देखिए डॉक्टर अगर वो कोई पीएमडीसी रजिस्टर्ड होगा तो उसने क्लॉज पढ़ा हुआ होगा कि आप पेशेंट देखे बगैर दवाई नहीं दे सकते। और फेसबुक पे मेरे पास 50 मैसेजेस आते हैं जो दवाइयाँ मांगते हैं कि फला 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 मुझे मसला है, डॉक्टर दवाई बता दे, ये लैब टेस्ट बताते हैं, इसकी दवाई क्या होगी। अब उनको मैं मना करता हूँ ना कि देखिए मैं अलाउ नहीं करता, आई एम नॉट अलाउड टू डू दैट। कहते हैं बड़े कंजूस डॉक्टर है, मुझे पता है आपको फीस चाहिए। बातें बड़ी दोनों तरफ की हैं। अभी आप हमारे दिल को खोलेंगी ना तो तकलीफ हमें भी है, डॉक्टर्स को भी है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसके पीछे क्लॉज होते हैं। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की कि जो फीस का मामला है इसमें मनी इतना मैटर करता है। अभी हम ब्रेक पे बात कर रहे थे, मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर वजाहत से भी, डॉक्टर उमर से भी, कि अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएं और उसकी प्रिस्क्रिप्शन में देखें कि एक ही दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी की प्रिस्क्रिप्शन मौजूद है, चाहे वो लोकल हो या फॉरेन हो, तो क्या हमारा माथा थनकना चाहिए? क्या हमें इसको रेड फ्लैग करना चाहिए कि शायद ये वाली कंपनी इनको पुश कर रही है कि सिर्फ मेरी ही दवाइयाँ दें? तो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इट इज़ ऑल्सो देयर, कि कुछ दवाइयाँ क्योंकि वो जेनेरिक होती हैं, अगर वो लोकल कंपनी ने बनाई हो तो उसकी कीमत कम होती है, तो प्राइस पॉइंट भी इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। डॉक्टर उमर, आपके पास कभी आते हैं, इस पर हम एक अलग प्रोग्राम भी कर चुके हैं, जो लोग खुद अपना डायग्नोसिस करके आए, ये क्वैक्स का काम आसान करते हैं। वो कहते हैं जी एक एंटीबायोटिक दे दें, एक फलानी चीज़ दे दें, एंड दे आर ऑल्सो हैप्पी। देखिए अनअवेयरनेस है मेरे ख्याल में, ये ना सेल्फ मेडिकेशन ही आप कहेंगी कि आप गूगल से या नेट से पढ़ के आ जाएं और फिर जो अताई बैठे हुए हैं उन्हें यार मुझे तो ये मसला, मुझे लग रहा है कि मलेरिया हो गया, मुझे 2-3 दवाइयाँ लिख दें। बात तो इसकी नौबत भी नहीं लाते, खुद जाके मेडिकल स्टोर से परचेज करते हैं, फिर जब उसके साइड इफेक्ट आते हैं या कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं फिर जाके वो बड़े डॉक्टर से रुजू करते हैं। हाँ, तो और डॉक्टर को बकायदा ये कहते हैं मेरे लिए तो फलानी दवाई ज्यादा काम करती है ना, वो अपने बारे में इतने अवेयर होते हैं। बिल्कुल, हमारी ओपीडी होती है, उसमें तकरीबन 600-700 लोग आते हैं जेपीएमसी में, बात कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे दाना निकला है, वेलोसिफ लिख दें। जबरदस्त। तो भाई आए क्यों मतलब ना वो हमें एग्जामिन करने देते हैं, ना प्रॉपर हिस्ट्री, ना एलर्जी, क्या तो किसी से एलर्जी क्या मसला हुआ,
आपकी हाइजीनिक कैसी है, कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट आगे कहेंगे ये डायग्नोसिस है। को इम्प्रेस भी करना चाहते हैं कि ये एक पॉइंट था कि 12-13 साल हो गए हैं पेशेंट्स देख के, उनकी चाल ढाल से समझ आ जाता है कि ये किस टाइप का पेशेंट है। अच्छा, चाल ढाल का आपने जिक्र किया, डॉक्टर इमरान की तरफ वापस आना चाहूंगी। डॉक्टर इमरान 3.5 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है। मुझे ये बताइए कि ये हमारे अवाम की मासूमियत है कि ये इतने लोगों को बेवकूफ़ बना जाते हैं, या कहीं ना कहीं हम बेवकूफ़ बनना चाहते हैं? इतना हुनर कहाँ से आया है इन अताइयों में कि ये साल प्रिटेंड करते हैं कि ये डॉक्टर्स हैं और इनको पकड़ कोई नहीं पाता? इसकी क्या वजह आप देखते हैं? एक्चुअली मैडम, इनके पीछे जो है ना MPA और MNAs है। आप किसी भी अताई को अगर अभी भी आप हमारे साथ चलें और हम कराची में या किसी लाहौर के किसी भी अंदरून में जी जाके किसी के खिलाफ एक्शन ले लें तो फ़ौरन ही आपको और मीडिया वालों को और हेल्थ डिपार्टमेंट को, हेल्थ केयर कमीशन को फ़ौरन ही किसी MP और MNA की फ़ौरन कॉल आ जाएगी। एक्चुअली ये वोटर सपोर्टर हैं, ये लोग ये नाचते गाते हैं उनके सियासी जलसों के अंदर, तो इसी वजह से इनके खिलाफ एक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही। इसकी सबसे मेन लेकिन मरीज के बारे में क्या कहेंगे? इनके कई ऐसी फैन फॉलोइंग मरीज भी तो होते हैं जो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब की तो क्या बात है, इनके हाथ में इतनी शिफा है, ये जो दवा लिख के देते हैं हमारा मर्ज फौरन से चला जाता है। वो मैडम सूरत हाल इस तरह से है कि ये इन लोगों ने अपने पास जानवरों को लगाने वाले इंजेक्शन रखे हुए हैं। अब वो घोड़ों को और बाकी जानवरों को लगाने वाले जो इंजेक्शन है वो जब आप इंसानों को लगाएंगे तो उसका इफेक्ट बड़ा तेजी से आएगा। वो असल में ये इसी वजह से कि वो डॉक्टर तो ये सोचता है कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे किसी भी दवाई के, लेकिन ये लोग फौरन आराम भी चाहते हैं और अताइयों ने वही तरीका ढूंढ रखा है कि फौरन ही इनको आराम देने के लिए स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान फॉर रेजिंग दिस कि अक्सर अगर आप ये देखें कि अगर मिसाल के तौर पे दवाइयों की, इसको मैं आसान अल्फाज में ऐसे समझाऊंगी कि ग्रेजुएशन है। पहले आपको पेन किलर दी जाएगी, अगर आपका मर्ज बहुत संगीन नौइयत का है तो फिर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई दी जाएगी। कई अताई ये करते हैं कि आपको पहले ही दफ़ा में एक इतना स्ट्रॉन्ग डोज, या तो वो एंटीबायोटिक का, स्टेरॉइड्स का, या वो दवा जिसकी आपको ज़रूर आपकी बड़ी बेसिक लेवल पे, बड़ी शुरुआत के लेवल पे आपकी डिजीज़ थी या आपकी बीमारी या मर्ज था, आपको एक एक्सट्रीम दवाई दे देते हैं तो रिजल्ट आपको फौरन नजर आता है। जी डॉक्टर उमर। बिल्कुल बजा मैं सेकंड करूंगा डॉक्टर इमरान की बात को कि वो स्टेरॉइड का यूज करते हैं। स्टेरॉइड क्या करता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपकी शुगर लेवल अच्छा कर देता है, प्रेशर्स को अच्छा कर देता है और आपके पेन फ्री कर देता है। तो पेशेंट कहता है कि यार मुझे तो रिजल्ट इसी अताई से मिला है। और इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इन्होंने वाइल्ड ऐसे रखे होते हैं जो कि एनिमल्स को लगता है ना, मतलब डोजेज भी ज्यादा है, उनकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा है और वो जल्दी सिम्टम रिलीव करती है। बीमारी को ठीक नहीं करते, सिम्टम को रिलीव कर देते हैं। पेशेंट कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हो जाता हूं। अगर नज़ला था, सर में दर्द था, या बच्चे, अगर आमतौर पे बच्चों के साथ ये नेग्लिजेंस होती है कि आप उसको लेके गए, बच्चा बड़ा सुस्त था, एक ही दवाई की डोज दी, बच्चा बड़ा हंसता खेलता एक्टिव हो गया। अमूमन क्लिनिक पे जब आता है कोई बंदा, जब उसको पेन होता है, पेन से पहले वो नहीं आता, चाहे अंदर कुछ भी हो रहा हो, वो कहता अल्लाह करम करेगा ठीक हो जाएगा। जब तक पेन नहीं होता वो चीखों में नहीं जाता। जो अताई डॉक्टर्स हैं वो बड़े ओपीएम डेरिवेटिव्स लगा लेते हैं जो कि ऐसे डिपेंडेंट कर देते हैं इंसान के ऊपर कि वो दोबारा वहां जाने लगता है। नाम तो मैं इंजेक्शन से नहीं लूंगा, लेकिन वो ओपीएम के होते हैं बने हुए जो कि एक इंतहाई पोटेंसी होती है जो आगे जाके उसको एडिक्ट कर देते हैं और एक टाइम आता है कि वो खुद मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन लेके लगाने लगते हैं। डॉक्टर उमर, डॉक्टर इमरान, थैंक यू फॉर रेजिंग दीज वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये काफ़ी डरा देने वाली बातें हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स को इससे उनकी इस्लाह हुई होगी, उनको ये आगाही मिली होगी कि अपनी जान के साथ वो खिलवाड़ ना करें। अपने प्यारे को, या अगर आप खुद किसी मर्ज या तकलीफ में मुब्तला हैं, जिस भी प्रैक्टिशनर के पास जाएं, खुदारा PMDC का पहले उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई करें। और अगर आपका दिल ना मान रहा हो, आंखें बंद करके बगैर